आज हमारे देश में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की बात करना, उनके फोटो वाली टी शर्ट पहनना, उनकी फोटो अपने कमरे में लगाना, सरकारी दफ्तरों में उनकी फोटो लगाना, बड़ी बड़ी रैलियों में नेताओं द्वारा उनको श्रद्धांजलि देना, उनकी मूर्ति पर फूल मालाएं पहनाना, ये एक फैशन बन गया है, ये एक दुकान खुल गई है। लेकिन इन लोगों को हकीकत में अंबेडकर के असली विचारों के बारे में पता ही नहीं है, और अगर पता होता तो शायद ये डॉक्टर अंबेडकर की पूजा करना बंद कर देते। इन्हें पता ही नहीं है। अब देखिए, कुछ चीजें बताते हैं आज आपको। क्या इन लोगों को पता है कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी को महात्मा नहीं मानते थे? एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, गांधी जी से मिलने वाले लोग उनके भक्त के रूप में उनसे भेंट करते हैं, लेकिन गांधी जी को एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से वो मिलते थे, और इसीलिए वो अन्य लोगों की तुलना में गांधी जी को बेहतर तरीके से जानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने सामने गांधी जी की असलियत खुद देखी थी, और गांधी जी ने एक प्रतिद्वंदी होने के नाते अपनी असलियत अंबेडकर के सामने उजागर कर दी थी। गांधी जी के अंदर क्या विचार थे, वो क्या सोचते थे, यह अंबेडकर को ही पता था, क्योंकि अंबेडकर और गांधी जी के बीच कई ऐसी बैठकें हुई जहां दोनों के बीच में गहरे मतभेद थे। अंबेडकर यह भी कहते थे कि उन्होंने गांधी जी के दिल में झांक कर देखा था, इसलिए उन्हें यह समझ में आ गया था कि गांधी जी का बाहरी आचरण बिल्कुल अलग है, और उन्होंने महात्मा गांधी और उन्होंने महात्मा होने का चोला ऊपर से ओढ़ा हुआ है, लेकिन वो असल में महात्मा कहीं से भी नहीं है। और अंबेडकर ने कई बार गांधी पर डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप लगाए हैं। अंबेडकर ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि महात्मा गांधी जो अलग अलग तरह के अखबार निकालते हैं, वो अंग्रेजी में भी अखबार निकालते हैं, हिंदी में भी अखबार निकालते हैं, गुजराती भाषा में भी अखबार निकालते हैं, लेकिन हर भाषा के अखबार में उनके विचार बदलते चले जाते हैं। वो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा का अखबार पढ़ते हैं तो वहां पर वो प्रोग्रेसिव हो जाते हैं। वो जानते हैं कि जो गुजराती भाषा में या जो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार निकलेगा उसमें वो अपनी अलग छवि बनाकर रखते थे। हिंदी अखबारों में उनके विचार अलग तरह के हो जाते थे। ऐसा अंबेडकर का कहना था। सोचिए, अगर आज अंबेडकर जीवित होते और ये बातें वो आज कहते, तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दल उनके साथ आज कैसी राजनीति करते। तो पहली बात जो आज हम आपको बता रहे हैं वो ये कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी को महात्मा नहीं मानते थे, वो गांधी को एक लीडर ही मानते थे, और कहते थे कि गांधी के अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं जो बाहर के लोगों को पता नहीं है। जो बाकी लोग उनसे मिलते हैं वो गांधी के भक्त के तौर पर मिलते हैं, और गांधी उनसे सिर्फ भक्त के तौर पर ही बात भी करते हैं। तो ये जो भक्तों की जो बात होती है ये उस जमाने से चल रही है। गांधी के भी अपने भक्त थे जो गांधी के अंदर क्या चल रहा था उसे देख नहीं पाते थे। आज हम कांग्रेस पार्टी से भी ये पूछना चाहते हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर इतने ही अच्छे थे तो उन्हें उनके जीवित रहते हुए और उनकी मृत्यु के 34 वर्षों तक भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का संविधान नहीं बनाया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्वयं को वर्ष 1955 में ही भारत रत्न पुरस्कार दे दिया था। उन्होंने अपने आप को भारत रत्न का पुरस्कार दिया। फिर नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी ने भी स्वयं को वर्ष 1971 में भारत रत्न दे दिया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को यह पुरस्कार 1990 में मरणोपरांत दिया गया, और उस समय देश में वीपी सिंह की सरकार थी। इसलिए आप खुद सोचिए, ये तमाम लोग जो आज डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इस पर कभी सवाल क्यों नहीं पूछते कांग्रेस पार्टी से कि आपने 1990 तक क्यों भारत रत्न नहीं दिया अंबेडकर को, और वो भी इन्होंने नहीं दिया, वीपी सिंह ने दिया। अंबेडकर अपने जमाने के सबसे पढ़े लिखे और सबसे विद्वान नेता थे। उनके पास अलग अलग विषयों की 32 डिग्री थी, और इसीलिए शायद उस समय के कुछ नेता उनसे ईर्ष्या रखते थे। वो शानदार अंग्रेजी बोलते थे, और इनमें से एक नेता को आप सब जानते होंगे, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे, लेकिन वर्ष 1951 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने हिंदू कोड बिल वापस ले लिया तो अंबेडकर ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी। यह बिल 1951 में पेश हुआ था। इसके तहत हिंदू धर्म में विवाह, संपत्ति के बंटवारे और महिलाओं को तलाक का अधिकार सुनिश्चित किया गया था, और उस समय बहस इस बात पर थी कि केवल हिंदू धर्म के लोगों पर ही इस तरह का कानून क्यों थोपा जा रहा है। जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो मुसलमानों के लिए ऐसा कोई कानून या बिल क्यों नहीं लाया गया? ये सारी बहस पहले आम चुनाव के समय हो रही थी, इसलिए नेहरू को लगा कि इसका असर चुनाव के नतीजों पर हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस बिल को टाल दिया, जिससे नाराज होकर अंबेडकर ने नेहरू की कैबिनेट से कानूनी मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना शायद अंबेडकर ने भी नहीं की थी। तो पहली बात तो ये कि संविधान लागू होने के 1.5 साल के बाद ही अंबेडकर को नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था, यानी उनकी कोई इज्जत नहीं हुई नेहरू की कैबिनेट में। वर्ष 1951-52 में जब भारत के पहले लोकसभा चुनाव हुए तो अंबेडकर ने
नेहरू की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपनी खुद की एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। उनकी पार्टी ने तब पहले लोकसभा चुनाव में 10 राज्यों की 35 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि 14 सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। इतनी बुरी तरीके से हारी। हैरानी की बात यह है कि खुद अंबेडकर बॉम्बे लोकसभा सीट से बुरी तरह से चुनाव हार गए। उन्होंने अपना पहला चुनाव कांग्रेस के एक ऐसे उम्मीदवार से हारा जो बतौर सहायक एक जमाने में उन्हीं के साथ काम करते थे। सोचिए, अपने ही सहायक से चुनाव हार गए और उनका नाम था काजरोलकर। काजरोलकर को 1,38,000 वोट मिले और अंबेडकर को 1,23,000 वोट मिले, यानी हार का अंतर 14,500 वोटों का था। सोचिए, यह देश अंबेडकर को संविधान अपनाने के सिर्फ 1.5 साल के बाद ही भूल गया। इसी देश के लोगों ने, इसी देश की पार्टियों ने अंबेडकर को संविधान लागू होने के 1.5 साल के बाद ही बुरी तरह से चुनाव हरवा दिया, कैबिनेट से बाहर निकाल दिया। तब कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने अंबेडकर की इस हार का बड़ा मजाक उड़ाया था, लेकिन यही लोग आज उन्हें लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं।